नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज भी मैं जलपाईगुड़ी में हूं, आपके लिए एक सीरीज खास रिकॉर्ड कर रही हूं उस इलाके में जिसे आमतौर पर चिकन्स नेक कहा जाता है, यानी जिसकी सीमाएं अलग अलग देशों से मिलती हैं और बहुत पतली सी एक बारीक सा कॉरिडोर है। लेकिन यहां से जो खबरों की शुरुआत और खबरदार के लेंस की भी शुरुआत हम करेंगे, वो आपको भारत के बिल्कुल दूसरे छोर और दूसरे सरहदी इलाके यानी जम्मू कश्मीर की बात के जरिए करेंगे। सबसे पहले चलिए हम खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये प्रयास कर रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत शुरू हो, उस लिहाज से हो क्या रहा है। जैसे ही कश्मीर का नाम आता है, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का नाम लेना नहीं भूलती। आज श्रीनगर में गुप्कार गठबंधन की बैठक में यह तय हुआ कि 24 जून को पीएम की बैठक में इस ग्रुप के नेता शामिल होंगे, लेकिन पीएम के साथ मीटिंग से ठीक पहले महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का नाम ले लिया और इसी के साथ गुप्कार का एजेंडा साफ कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जब तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकती है। आज महबूबा मुफ्ती की पाकिस्तान वाली सियासी धुन का विश्लेषण करेंगे। वैसे पाकिस्तान और चीन पर कड़ी नजर भारत की है। सीडीएस बिपिन रावत ने आज तक से इस बारे में एक्सक्लूसिव बातचीत की है जो आपको सुननी चाहिए। आज भारत ने एक दिन में 52 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाए हैं। कल ये आंकड़ा 86 लाख था और इस बीच तीसरी लहर का नया अनुमान आ गया है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने जो नई चेतावनी दी है उसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दूसरी लहर लेकर आया, तो क्या अब डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर लेकर आएगा? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। डेल्टा प्लस को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में इसके 21 केस होने की बात सामने आई है और भी कई राज्यों में इसके केस हो सकते हैं। ये वेरिएंट कई देशों में रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर इसके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई है, इसीलिए परिस्थिति का सही ज्ञान अभी उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन इस पर कितना कारगर रहेगा, इस पर स्टडी चल रही है। ऐसे में डेल्टा प्लस का विश्लेषण जरूरी है। हम आपको लंदन भी लेकर चलेंगे, जहां पर पहले डेल्टा वेरिएंट के ने अनलॉक का जो सारा गणित था इंग्लैंड का, वो फेल कर दिया है। और शुरुआत में आपको एक्स्ट्रा खबरदार करने की बारी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के नतीजे आ गए हैं। 77.8% तक असरदार है। आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी एसईसी की मीटिंग में 25,800 लोगों पर हुए कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के डेटा को मंजूरी दे दी गई। अब डब्ल्यूएचओ की मंजूरी का इंतजार है। 23 जून की मीटिंग में यह तय होगा। फिलहाल डब्ल्यूएचओ ने 7 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, जिनमें मॉडर्ना, फाइजर, जेंसन, सिनोफार्म, सिनोवैक और ऑक्सफर्ड की वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड के नाम से मौजूद है। दरअसल मैन्युफैक्चरर्स जब अलग अलग होते हैं तो अप्रूवल भी अलग अलग होता है, इसीलिए ऑक्सफर्ड की वैक्सीन के 2 अलग अलग अप्रूवल गिने गए हैं। लेकिन खबरदार की शुरुआत हम जो विस्तार से जिस रिपोर्ट से करने वाले हैं, वो रिपोर्ट कश्मीर से जुड़ी हुई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर जो है उसे डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है? दरअसल जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक से पहले जो गुप्कार अलायंस की अपनी बैठक हुई है, उसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान का जिक्र इसमें छेड़ दिया गया है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा। हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। महबूबा मुफ्ती के एजेंडे में कश्मीर है या पाकिस्तान? वो कश्मीर की नेता है या पाकिस्तान की प्रवक्ता जो कश्मीर की बात आते ही पाकिस्तान का नाम लेना नहीं भूल? कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा। हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। ये बहुत हैरान करने वाला तो नहीं है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती हमेशा पाकिस्तान की वकील बनती रही है। कश्मीर की हर बात में पाकिस्तान को ले आती है, भारत विरोधी बयान देती है। हमारे पास या उनके पास दोस्ती के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन कश्मीर की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, मगर आई एम हैप्पी कि लोग ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम वोट डालते हैं इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान बात होनी चाहिए। लेकिन इस बार की टाइमिंग अलग है। पीएम के साथ मीटिंग से ठीक पहले महबूबा ने पाकिस्तान का नाम लिया और इसी से गुप्कार का एजेंडा भी क्लियर कर दिया है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहाँ उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। There can be no compromise on 370 and 35A. कश्मीर बदल गया, लेकिन गुप्कार के नेताओं की सोच नहीं बदली।
और जब सोच नहीं बदली तो आगे बात कैसे बढ़ेगी? सवाल यह है कि क्या ये सब पीएम के मिशन कश्मीर को डीरेल करने की साजिश है? कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहां पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहां पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। जिन्होंने मीटिंग बुलाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई मुकर्रर है या नहीं हमें इतला नहीं, और हमारा मौक़िफ़ जो है PAGD का उसको हम दोहराएंगे। देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे जजनीस हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। 24 जून की मीटिंग में गुपकार के जिन नेताओं को बुलाया गया उन सभी ने तय किया कि वो दिल्ली जाएंगे। पीएम की मीटिंग का एजेंडा कुछ भी हो, लेकिन गुपकार का एजेंडा क्या है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीएम की मीटिंग में गुपकार का एजेंडा यही है कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को वापस लिया जाए। अनुच्छेद 370 पर कोई समझौता नहीं होगा। कश्मीर में 8000 सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। कश्मीर में बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और पाकिस्तान से भी बातचीत की जाए। जो महत्वपूर्ण बात इस बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कही है, इनके स्पोक्समैन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कही है कि हम किसी दस्तावेज पर दस्तखत करने नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन नेताओं ने और इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में भी जो उनकी एक अलग तरीके से राजनीति चलती है उस पर कोई आंच ना आए, ये बात साफ कर दी है कि वो सिर्फ लोगों की बात करेंगे, केंद्र सरकार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन गुपकार की मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती के बयान से बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई कि पाकिस्तान की बात करने वालों को मीटिंग के लिए बुलाया ही क्यों गया। बीजेपी भी दबाव में है, क्योंकि जिस बात पर छूटते ही देशद्रोही कहा जाता है उस पर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं हो सकती। एक तरफ पाकिस्तान यहां बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करेगा और दूसरी तरफ हम उससे बातचीत करेंगे, यह संभव नहीं है। यानी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और आप उस बैठक में गुपकार के नेताओं का विरोध करेंगे? देखिए, हमको जम्मू कश्मीर की जनता के हित की बात ऑल पार्टी मीटिंग में करनी चाहिए। उन्होंने तो अपना एजेंडा बता दिया कि वो क्या वहां बोलने वाले, आप क्या बोलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के राष्ट्रवादी लोगों की बुलंद आवाज है। गुपकार अलायंस पर अभी तीखे तेवर ना तो बीजेपी के हैं न सरकार के, और इस नरमी का सीधा मतलब यही है कि कश्मीर पर जो नई पहल प्रधानमंत्री ने की है वो डीरेल ना होने पाए। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि जम्मू के कई संगठनों और पार्टियों को ये नया घटनाक्रम अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ जम्मू संभाग से जो है कई सामाजिक और जो राजनीतिक संगठन है उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो है सरेंडर कर लिया है गुपकार की पार्टियों के सामने, और अब ये साफ जाहिर होता है कि जो गुपकार पार्टियां हैं वो जम्मू कश्मीर का हित नहीं चाहती हैं और बीजेपी के लिए जो है एक आई ओपनर है। कश्मीर पर सियासी हलचल के बीच बीजेपी ने जम्मू में कोर कमेटी की बैठक भी की है। बीजेपी के नेताओं को भी पीएम की मीटिंग में जाना है, लेकिन जम्मू से जुड़े दूसरे संगठन और पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं कि जम्मू कश्मीर पर अगर कोई बातचीत हो रही है तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, और केंद्र सरकार गुपकार की उन पार्टियों के साथ बातचीत करके क्या हासिल कर लेगी जिनका एजेंडा सबको पता है और जिनके अलगाववादी तेवर हमेशा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सरकार ने उन सभी नेताओं को जो किसी न किसी रूप में भारत विरोध के पक्ष में रहे, भारत विरोध को हवा देते रहे, कभी ऑटोनॉमी के नाम पर और कभी सेल्फ रूल के नाम पर और कभी सेमी आजादी के नाम पर, इन्हें ही आप कल तक अर्ध आजादी वाले कहते थे, हाफ सेपरेटिस्ट कहते थे।
370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद केंद्र सरकार का ये मेजर क्लाइंब डाउन और रिवर्सल है। ये एक नेशनल शेम है कि अलगाववादियों को, प्रो सेपरेटिस्ट को, पाकिस्तानी प्रॉक्सीज को जम्मू कश्मीर के फ्यूचर पे बातचीत करने के समय पे बुलाया जा रहा है। ये एक नेशनल शेम है। अब कोई भला कितना नाराज हो, भले ही सवाल उठाए जाएं, 24 जून की मीटिंग पर अलग अलग बातें की जाए और भले ही मीटिंग से पहले भड़काऊ बयान दिए जाएं, सरकार को सबका स्टैंड पहले से पता है। इसके बावजूद अगर पीएम ने खुद मीटिंग बुलाई है तो सीधा मतलब यही है कि कश्मीर पर राजनीतिक प्रक्रिया को हर हाल में अब बढ़ाना है। दिल्ली से कमलजीत संधू और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, जो राजनीति होगी सो तो होगी, लेकिन आतंकियों की छटपटाहट देखिए। इस समय की बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां के कानीपुरा इलाके में इस समय एक आतंकी हमले की खबर है। वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारी गई है। जानकारी के अनुसार 3 गोलियां लगभग उन पुलिस इंस्पेक्टर को लगी हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है इंस्पेक्टर परवेज अहमद। और इस हमले में पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद शहीद हो गए। आतंकियों ने ये गोलियां उन्हें श्रीनगर के कानीपुरा इलाके में उन पर चलाई है। इतने दिनों में हम लगातार कई बार देखते हैं कि किस तरीके के आतंकी हमले श्रीनगर शहर के भीतर ही अंजाम देने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये सारी चीजें आप उस छटपटाहट से जोड़कर भी देख सकते हैं जो बाकी प्रक्रियाएं वहां पर चल रही हैं उससे। हालांकि अभी हम आपको इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो बुलावा भेजा है कश्मीर के नेताओं को, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो गुपकार अलायंस की जो तमाम पार्टियां हैं उन सब के बीच अभी तक एक पसुपेश सा नजर आ रहा था कि क्या वो इस बैठक का हिस्सा बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं। अब देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि वो बैठक का हिस्सा बनेंगे। और इस बैठक में से जो गुपकार की जो बैठक है उसमें से क्या क्या निकल कर आया है वो बिंदु हम आपको समझा देते हैं आज की मीटिंग और बयानों में। सबसे पहली बात तो यही कि इन नेताओं ने पीएम से मीटिंग का मन बना लिया है, फैसला कर लिया है। अभी तक ये लोग दुविधा में थे। दूसरी बात यह कि 24 जून को पीएम के साथ जो मीटिंग होनी है उसमें कोई एक एजेंडा फिक्स नहीं है, इसीलिए गुपकार अलायंस के नेता किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि अनुच्छेद 370 की वापसी के जिस मुद्दे पर कश्मीर की 6 पार्टियों ने गुपकार अलायंस बनाया था, उस मुद्दे पर गुपकार अलायंस कोई समझौता न करने की बात कर रहा है। चौथी बात यह कि गुपकार अलायंस कश्मीर पर सबसे बातचीत करने को कह रहा है। इसमें महबूबा मुफ्ती ने तो पाकिस्तान तक का नाम ले लिया है। पांचवी और सबसे बड़ी बात यह कि गुपकार अलायंस के पीएम की मीटिंग में जाने के फैसले से यह आसार दिखने लगे हैं कि कश्मीर में जो राजनीति 2 साल से ऑफ थी वो अब ऑन हो गई है। प्रधानमंत्री ने 24 जून की मीटिंग के लिए 14 नेताओं को न्योता भेजा था। ये सभी नेता मीटिंग में शामिल होंगे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वहां के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब शामिल हैं। इसके अलावा सीपीएम से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का नाम है। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के अलावा ताराचंद और जय मीर का नाम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद लोन, पीडीपी के पूर्व नेता मुजफ्फर बेग, अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी का नाम है। बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता का नाम है। और पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह को भी पीएम की मीटिंग में बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम पहली नजर में देखें कि इस मीटिंग का क्या एजेंडा होगा, हालांकि अटकलें तो तमाम है। अटकलें तो खासकर कश्मीर के भीतर आप किसी से भी पूछिए तो सबके मन में कोई ना कोई सवाल इससे जुड़ा रहता है कि क्या होने वाला है अब कश्मीर में। लेकिन अगर हम मुख्य एजेंडा को इसमें देखें तो यह साफ तौर पर समझ में आता है कि इसका एजेंडा जो है राजनीतिक है। और इसीलिए इन सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया है। राजनीतिक प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में तब से शुरू हो गई थी जब डीडीसी और पंचायत के चुनाव हुए थे। लेकिन इस राजनीतिक प्रक्रिया को आगे ले जाना, उसमें सबको साथ लाना, सबकी सहमति बनाना, इसके लिए बातचीत और राजनीतिक पहल की जरूरत थी, जिसे पीएम ने अब शुरू किया है। क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि नवंबर 2018 से जम्मू कश्मीर में केंद्र शासन है और इस बीच 370 वाले फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इस बीच कश्मीर के कई बड़े नेता 14-14 महीने तक नजरबंद रहे, यानी करीब 2.5 साल से जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा की राजनीति एक तरह से ठप रही। लेकिन इस पूरे समय में पहली बार सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से बातचीत की पहल हुई है, तो इसके बड़े मायने हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से राजनीतिक प्रक्रिया बढ़ेगी और आगे चुनाव हो सकते हैं। चुनाव कराने का जो रोड मैप दिख रहा है उसमें पहला स्टेप डीलिमिटेशन यानी परिसीमन होगा।
परिसीमन का मतलब यह है कि किसी भी राज्य की कंस्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इसमें आबादी के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व देखा जाता है। इससे विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों में बदलाव आता है। जम्मू कश्मीर में 24 साल से परिसीमन नहीं हुआ है, लेकिन 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित हिस्सों में बांटा गया तो नए राज्यों में सीटों का परिसीमन करना जरूरी था। 6 मार्च 2020 यानी पिछले साल परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इसमें 8 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्ष हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अनुसार परिसीमन के बाद नए जम्मू कश्मीर का जो गठन हुआ है उसमें विधानसभा सीटों की संख्या 107 से 114 की जानी है, यानी 7 विधानसभा सीटें और बढ़ाई जानी है। इनमें 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आती हैं, तो मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में अब 83 से 90 सीटें हो जाएंगी। परिसीमन आयोग के 8 सदस्यों में 2 चुनाव आयुक्त के साथ जम्मू कश्मीर के सांसदों में फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, अकबर लोन, जुगल किशोर शर्मा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हैं। परिसीमन आयोग का काम मार्च 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल मार्च में आयोग के कार्यकाल को 1 साल का विस्तार दिया गया। अभी जून में परिसीमन आयोग ने 20 जिलों से डिटेल्स मांगी हैं, जिनमें आबादी, वोटर, भौगोलिक स्थिति से जुड़ी हर तरह की जानकारी ली गई है। अब आपको हम जम्मू कश्मीर का जो राजनीतिक नक्शा है उस हिसाब से भी इस पूरे मामले को समझाते हैं, क्योंकि हमेशा एक शिकायत रहती है कि अगर हम पूरे क्षेत्र को देख लें तो उसमें जम्मू का इलाका थोड़ा पक्षपात, थोड़ा भेदभाव उसको सहना पड़ा है सालों से। जम्मू कश्मीर की स्थिति अब तक ये थी कि कश्मीर की 55% आबादी और 16% इलाके के पास 46 विधानसभा सीटें और जम्मू की 43% आबादी और 26% इलाके के पास सिर्फ 37 सीटें थी। इसी वजह से कहा जाता है कि जम्मू के प्रतिनिधित्व की अनदेखी की जाती है। आबादी के हिसाब से जहां कश्मीर में कई सीटों पर वोटर 50,000 से कम है, वहीं जम्मू में कई सीटों पर 1 लाख से ज्यादा वोटर है। इसमें जो विरोधाभास है, इसी को परिसीमन को दूर करना है और इसके हिसाब से नया चुनावी नक्शा तैयार करना है। और इसी के लिए जम्मू कश्मीर की राजनीति करने वाले दलों और नेताओं को तैयार होना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब पुरानी राजनीति नहीं चल सकती। ये बात अब कश्मीर के नेताओं को समझनी होगी। हालांकि अभी भी जब बैठक की बात हो रही है तो गुपकार अलायंस की जितनी भी पार्टियां हैं वो सब आपस में इस बात को लेकर चर्चा करती हैं कि हम तो 370 को वापस बहाल करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का रुख साफ है कि 370 को लेकर कोई पुनर्विचार का मामला बनता ही नहीं है। अब जो मौजूदा हालात हैं उस पूरे इलाके में और साथ ही चीन का भी मामला उठ जाता है, तो इन सारी चीजों को लेकर जनरल बिपिन रावत जो कि सीडीएस हैं, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। देखिए ये पूरी बातचीत। आने वाले दिनों में युद्ध के मोर्चे पर तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक बड़े कदम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं थिएटर कमांड्स की। जनरल साहब का स्वागत है आज तक पर, और मैं जानना चाहूंगा कि जो एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जाएगा, थिएटर कमांड्स भारतीय तीनों सेनाओं को लेकर बनाए जा रहे हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि जमीन की सतह के ऊपर एयर स्पेस होता है। आजकल मैनेजमेंट ऑफ एयर स्पेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि हमारी जो एयर स्पेस है उस पर न केवल हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं, इसमें आजकल ड्रोन्स भी आ गए हैं। इसमें आर्टिलरी की तोप द्वारा जो हमारे गोला फायर होता है, ये भी अभी इतना पावरफुल, इतना लॉन्ग रेंज वाला हो गया है कि जब ये अपनी दिशा में जाता है तो ये काफ़ी ऊंचाई पर गोला जाता है हवा में। इतना मिसाइल्स आ गई हैं जो भी काफ़ी ऊंचाई पर कार्रवाई करती हैं। तो ये सब जो है, इन सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि हम आपस में एक दूसरे का नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे एयर स्पेस में अगर कोई हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो उसमें ड्रोन बाधा ना डाले, या उसमें हमारी जो आर्टिलरी है उससे कोई बाधा ना हो, या आर्टिलरी के फायर में, क्योंकि उसमें एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है तो उसके फायर में बाधा ना हो। तो इस सबको कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत होती है। तो इसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग एक एयर डिफेंस कमांड बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी कार्रवाई चल रही है कि हमारी लैंड बेस्ड कमांड होंगी, हमारी एयर डिफेंस कमांड होगी और हमारी मैरीटाइम कमांड बनेगी।
थिएटर कमांड के अलावा हमारे सामने जो और चुनौतियां उनकी बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सेना के साथ सीज फायर को लेकर, संघर्ष विराम को लेकर एक समझौता हुआ, उसको भी 4 महीने का वक्त हो गया है। आपको कोई बदलाव वहां पर नजर आया है क्या? पाकिस्तानी सेना और बाकी जो आतंकी संगठन, उनके रुख को देखते हुए वहां पर किस तरह के हालात को कैसे आप देखते हैं? इस वक्त जो सीज फायर हुआ है उसमें हालात में तो सुधार आए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस पे उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि कुछ हद तक इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि हथियार और असला ड्रोन के जरिए हमारे देश में भेजा जा रहा है, ये भी एक खतरा है। मतलब कि अगर इस तरह से असला और एमुनिशन और ड्रग्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदरूनी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। तो सीज फायर में अगर सरहद पे सीज फायर हो रहा है तो हम तो ये चाहेंगे कि सरहद के साथ साथ हमारा जो हिंटरलैंड है, कश्मीर वैली है, वहाँ पे भी पूरी तरह से सीज फायर होना चाहिए और पाकिस्तान की ओर से कम कोई दखलंदाजी न हो। अगर पाकिस्तान के तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होगी तो हमारी फोर्सेज जो हैं वो काबिल हैं कि सिचुएशन को हम पूरी तरह से कंट्रोल में ला सकें। कश्मीर में जो धारा 370 को खत्म किया गया उसके बाद उसको भी काफी अब वक्त हो गया है, वहां पर ऐसा अब कोशिश की जा रही है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। आपको लगता, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इस वक्त बातचीत भी करनी चाहिए, तो आपको लगता है कि हालात उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम पाकिस्तानी सेना पर भरोसा कर सकते हैं, उनसे बातचीत की टेबल पर उनके साथ बैठ सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान से बातचीत करने का जो सवाल है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। हमारे यहाँ जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, हम एक पॉलिटिकल लीडरशिप के नीचे काम करते हैं, इसलिए हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं अपनी लीडरशिप को, लेकिन जो फाइनल जो फैसला होता है वो पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। इसलिए अगर पॉलिटिकल लीडरशिप सिर्फ सीज फायर के तौर से नहीं देखती है, वो इकोनॉमिक कंडीशंस, पाकिस्तान की अंदरूनी हालत, बाकी क्या कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उनको पूरी जानकारी होती है, क्योंकि उनको जो खबर आती है वो अन्य सोर्सेज से भी आती है। तो उस हिसाब को पूरा एक बार वो सलाह मशवरा करके उस पर विचार विमर्श करके फिर फैसला लेंगे। तो जो भी वो फैसला लेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ फैसला सही फैसला होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी पड़े, इट विल बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर आपको लगता है कि पिछले 1 साल में या फिर समझौते के बाद पाकिस्तानी सेना के रुख में कोई सकारात्मक बदलाव आपको नजर आ रहा है? कुछ तो बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन ये बदलाव किस प्रेशर की वजह से, हमें इस पर विचार करना है। हमारी सेना ने सरहद के ऊपर काफ़ी गोलाबारी करी है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार इन्फिल्ट्रेशन करता रहा। उसके वजह से भी पाकिस्तान सेना के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ा है। उनके अपने पश्चिमी छोर पर इस वक्त काफ़ी कार्रवाई चल रही है। उनकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन भी काफ़ी नाजुक है। तो अगर हम इन सब पहलू को देखें तो हो सकता है कि उन्होंने ये महसूस किया है कि इस वक्त भारत के साथ हमारे को समझौता कर लेना चाहिए। FATF का भी प्रेशर है उनके ऊपर इस वक्त। तो किस नज़रिए से वो सीज फायर कर रहे हैं हमारे तरफ, इसको हमें थोड़ा और विचार विमर्श करना होगा। हम तो यही चाहेंगे कि अगर सरहद पर पीस हो सकती है तो आगे की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस पे अभी हमारे को और विचार विमर्श करना पड़ेगा। फेस वैल्यू पे हमें नहीं लेना चाहिए। जनरल साहब, सरहद पर हमारे सामने एक बड़ी चुनौती चीन की तरफ से होती है। लद्दाख में हमने पिछले 1 साल में जो हालात देखे, अब 1 साल के बाद आप अभी जो हालात हैं उनको कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले साल के हिसाब से इस साल के जो हालात हैं वो काफ़ी सुधरे हुए हैं, क्योंकि पिछले साल काफ़ी टेंशन थे। इस वक्त काफ़ी हद तक, क्योंकि बातचीत का जरिया जारी है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, मिलिट्री लेवल पे हो, कोशिश यही की जा रही है कि सरहद पर पूरी तरह से पीस और ट्रैंक्विलिटी हो। और हमारी कोशिश तो यही है कि जो अप्रैल 2020 की जो पोजीशन थी उस पर दोनों सेनाएं उस पर कायम हो जाएं। 2020 की जो लाइंस हमने मेंटेन की थी उस पर लौट जाएं। मेरे ख्याल में अगर हम इस प्रक्रिया में सफल रहे तो शायद पूरी हद तक वहाँ पे पीस और ट्रैंक्विलिटी लाया जा सकता है।
जनरल साहब, पिछले एक साल में हमारी जो थल सेना है, वायुसेना है, उन्होंने जिस तरह की वहां पर तैयारी की चीन से मुकाबले को लेकर, सरहद पर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें और बाकी चीजों, हथियारों की बात करें, आपको लगता है कि अब हमारी जो तैयारी इस वक्त है पूरी सरहद पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, क्या अब ऐसे हालात हो सकते हैं कि चीन दोबारा इस तरह की चौंकाने की स्थिति में होगा हमारे खिलाफ? इस वक्त हमारे जो तीनों सेनाओं के जो चीफ्स हैं, चाहे वो नेवी, आर्मी या एयरफोर्स के चीफ हैं, ये लगातार इस पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं, और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो हम उस पर जवाबी कार्रवाई देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक आखिरी सवाल जनरल साहब, अगर दोनों सरहद पर हम अपने चुनौती देखें तो कहाँ, किस सरहद पर आपको ज्यादा बड़ी चुनौती नजर आती है आज के हालात में? ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि सिचुएशन किस तरह से इवॉल्व होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे को अपनी जो उत्तरी सीमाएं हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी जो पश्चिमी सीमाएं हैं उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चीन के साथ जिस तरह से कार्रवाई करनी है, वो मिलिटरली किस तरह से कार्रवाई होगी वो होगी, तो उस पर हमारी प्रिपरेशन है। किस तरह से चीन कार्रवाई करेगा उस पर भी हम नज़र रखे हुए हैं। लेकिन हमारी पश्चिमी छोर पे आतंकवादी हैं, आतंकवादी किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, और उसके वजह से अगर एस्केलेशन हो सकता है कि कुछ आतंकवादी ऐसे हों जो कि पाकिस्तान मिलिट्री के कब्जे से बाहर कार्रवाई करें हमारे ऊपर, और उस वजह से अगर एस्केलेशन हो जाए, कोई ऐसा ऑपरेशन कर दे आतंकवादी जिससे कि फिर टेंशन बढ़े पश्चिमी छोर पे। तो इसलिए कहना कि किस तरफ हमारे को सतर्क करना है, मैं तो ये कहूँगा हमारे को दोनों छोर पे सतर्क रहने की जरूरत है। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का साफ तौर पर कहना है कि हमें दोनों ही सरहद पर चौकन्ना रहना होगा और हमारी सेनाएं उसके लिए तैयार भी हैं। इसके साथ ही जो थिएटर कमांड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तीनों सेनाएं बढ़ रही हैं, उससे आने वाले दिनों की जो चुनौतियां हैं उससे बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। आपको हम अब कोरोना से जुड़ी हुई खबर देते हैं, जिसमें एक खबर जो है वो थोड़ा सुकून देने वाली है, तो दूसरी खबर डराने वाली है। सुकून इस बात का रहता है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार जो कल बढ़ी थी उसको देखकर थोड़ा सा हौसला बनता है, लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी लहर है उसे लेकर भी कई आशंकाएं जाहिर की जा रही। बढ़ते अनलॉक के बीच अगर ये तस्वीरें नहीं बदली तो जल्द वही लॉकडाउन वाली पुरानी स्थिति लौटेगी। चाहे तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर ले लीजिए और मुहर लगवा लीजिए IIT कानपुर की, जिसके वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर पर रिसर्च करके बता दिया है तीसरी लहर आने की पूरी गारंटी है। ये तीसरी लहर 4 हफ्ते में आ सकती है और 4 महीने में भी। हमने ये एज्यूम किया कि 15 जुलाई को मान लो कि पूरा भारत खुल जाता है, सब जगह जहाँ के जैसे भी बंद है, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका जो कि अभी बंद है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो हम मान के चलते कि मान लीजिए सब जगह खुल गया 15 जुलाई को, तो आपके पास एक मिनिमम नंबर ऑफ केसेस होंगे। और हम ये मानते हैं कि सिचुएशन वैसी है जैसे कि जनवरी में थी शुरू में, तो उस हिसाब से अगर हम उसी बीमारी को, उसी पैरामीटर को लेते हैं जो कि सेकेंड वेव में था, तो एक सिनारियो आती है, एक सिचुएशन आता है कि उसमें बताता है कि वो जो है वो पीक अक्टूबर के करीब आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है। IIT कानपुर की रिपोर्ट में 3 महत्वपूर्ण बातों पर फोकस किया गया है, जिसमें माना गया है कि 15 जुलाई तक पूरा देश अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद 3 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति ये होगी कि सितंबर में तीसरी लहर आएगी, अक्टूबर में लहर पीक पर होगी, लेकिन दूसरी लहर की तुलना में ये कम होगी। दूसरी स्थिति ये होगी कि अगस्त में ही स्थितियां बिगड़नी शुरू हो जाएंगी और इसका पीक सितंबर तक आ जाएगा। और तीसरी स्थिति ये होगी कि तीसरी लहर अक्टूबर से असर दिखाएगी और नवंबर तक इसका पीक आएगा, लेकिन ये पीक दूसरी लहर से कम होगा। दूसरी लहर के गणितीय अनुमान के आधार पर तीसरी लहर का ये अनुमान IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की जिस टीम ने तैयार किया है, प्रोफेसर राजेश रंजन उसमें से एक हैं। वायरस म्यूटेट हो गया तो उसका रिप्रोडक्शन नंबर अधिक हो चुका है, तो उस केस में फिर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन नंबर बढ़ने से जो पीक जो है
वो लगभग सितंबर में ही आ जाती है। और तीसरी चीज हम करते हैं कि अगर मान लीजिए लोग ज्यादा केयरफुल रहते हैं, मास्क पहन के घूमते हैं, पार्टी वगैरह नहीं करते हैं, मॉल में नहीं जाते हैं, हमेशा मास्क पहनते हैं, तो उसमें एक तीसरी सिचुएशन बनती है और वो काफी अच्छी सिचुएशन है कि ये जो डेट है पीक का वो लगभग अक्टूबर एंड नवंबर के करीब चला जाता है। स्टडी का सार ये निकलता है कि तीसरी लहर कब आएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन करते हैं। स्टडी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल को नजरअंदाज किया तो तीसरी लहर में रोजाना 3 लाख तक केस आएंगे। तीसरी लहर बदले हुए म्यूटेंट वेरिएंट के साथ आती है और लोग सावधानी नहीं बरतते तो 4 लाख केस तक रोज आ सकते हैं। अगर लोग सावधानी बरतते हैं और बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन हो जाता है तो तीसरी लहर का पीक रोजाना 2 लाख से कम केस पर रुक सकता है। जाहिर है ये समाज और सरकार दोनों पर निर्भर करता है कि तीसरी लहर कब आएगी और कितना नुकसान पहुंचाएगी। आज राहुल गांधी ने तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं कि जब थर्ड वेव आए, हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और बिना कोई कारण डेथ ना हो, जो नीडलेस डेथ है। ये जो सेकेंड वेव हुआ है ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। किन राज्यों में सेकेंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा और सर्वाधिक प्रतिशत केसेस किन राज्यों में हुए? उत्तर कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। अब वक्त है किसी भी तरह की राजनीति में पड़े बिना एकजुट होकर कोरोना को हराने का, कोरोना से सुरक्षा का टीका लगवाने का। जानकारों का कहना है कि तीसरी लहर अगर देर से आएगी उतना ही ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का मौका मिल जाएगा और जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तीसरी लहर में उतना ही कम नुकसान होगा। हमें तैयार रहना है, लापरवाही का टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी भी हमें अगले 5, 4, 6 महीने बहुत मेहनत करनी है, अपने आप को कड़ाई बरतते हुए, डिसिप्लिन करते हुए, ताकि वैक्सीनेशन बढ़ जाए, इम्यूनिटी हो जाए पॉपुलेशन लेवल पे, तो हम अपने आप को सेफ महसूस करेंगे और ज़िंदगी को नए रूप में नॉर्मल तरीके से सब डायमेंशंस में एक उस माहौल की तरफ बढ़ने के लिए हमें डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है अगले कुछ महीनों तक। तीसरी लहर कब आएगी और रोजाना कितने केस आएंगे, ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। IIT कानपुर की स्टडी से ये तो पता चलता है कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन कब आएगी ये हम पर निर्भर करता है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, बार बार हाथों को धोना और अब भारत के पास वैक्सीन का हथियार भी है। एक डोज और दूसरी डोज भी लगाना बहुत जरूरी है। अशोक भनोट के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक। कोरोना वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है ये जरा इंग्लैंड के लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां पर वैक्सीन की रफ्तार को बढ़ाकर कोशिश ये की जा रही थी कि स्थिति को इतना काबू में कर लिया जाए कि मास्क उतर सके लोगों के। लेकिन वहां पर इस समय क्या हालात हैं, देखिए लंदन से हमारी संवाददाता लवीना टंडन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मई 2021 को जब भारत में पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की बातें उठ रही थी, तब ब्रिटेन महामारी पर काबू पा रहा था और अब 48 दिन बाद हालात बिल्कुल उलट हैं। भारत अनलॉक हो रहा है तो ब्रिटेन को 19 जुलाई तक लॉक रखने का फैसला ले लिया गया। लंदन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग निराश हैं। तो हमें मालूम था कि 30 को ओपन खुल जाएगा, तो उस हिसाब से हमने अरेंज करा था। हाँ। तो सोचते हैं कि just in case if something goes wrong, so we are arranged outside the house. लेकिन well, जैसे एक्सटेंशन हो चुका है तो भी अब हमें बाहर करना पड़ेगा जो कुछ करना है। ब्रिटेन की चिंता वायरस के म्यूटेंट डेल्टा वेरिएंट को लेकर है। सिर्फ एक हफ्ते में ही ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 33,630 तक पहुंच गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो 18 जून को 10,476,
19 जून को 10,321, 20 जून को 9,284। पिछले 5 दिनों में ब्रिटेन में हर रोज औसतन 10,000 नए केस मिल रहे हैं। एक सप्ताह में लगभग अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज 30% की दर से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में संक्रमण की दर बताने वाले R नंबर का आंकड़ा देखें तो ये 1.2 और 1.4 के बीच में है, जिसका अर्थ है कि औसतन 10 संक्रमित व्यक्ति ब्रिटेन में 12 से 14 दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार को डर है कि कहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का भयानक चक्र न शुरू हो जाए। सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह को मानते हुए फिलहाल प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया है। We'll do what we have to do to keep the country safe from COVID. That's obviously going to be our priority, and we'll be talking to UEFA about what they want and see if we can make some sensible accommodations. लॉकडाउन और पाबंदियां बढ़ाने के पीछे 2 मकसद हैं। पहला संक्रमण की चेन तोड़ना और दूसरा तेजी से वैक्सीनेशन करना। ब्रिटेन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन जारी है। नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक 2 दिनों में 10 लाख वैक्सीन की बुकिंग हुई है। हर घंटे 21,000 और हर सेकंड 6 लोगों ने बुकिंग कराई है। अब तक 4 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि 3 करोड़ लोगों को पूरी तरह से वैक्सीन का कवच मिल गया है। 30 साल से कम उम्र के 30 लाख युवाओं को वैक्सीन की पहली डोज लगी है, यानी बड़ी संख्या में युवा वैक्सीन लगा रहे हैं। ब्रिटेन में भी वैज्ञानिकों ने सरकार को सलाह और चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंधों में किसी भी किस्म की ढिलाई दी गई तो स्थिति काफी खराब हो सकती है। India and United Kingdom both have used AstraZeneca as one of their main vaccine to combat this. AstraZeneca is equivalent to COVID Shield of India. People ask whether this is as effective with this variant or not. A lot of work still is going on. लंदन के हाउंसलो एरिया में ये है एक वैक्सीनेशन वॉक इन सेंटर, जहां पर अब 18 साल के लोग भी आकर वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट गाइडेंस के मुताबिक 18 से 40 साल के लोगों को फाइजर दी जा रही है और उससे ऊपर एस्ट्राजेनेका। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के डेटा के मुताबिक एस्ट्राजेनेका डेल्टा वेरिएंट जो यहां पर बड़ी तादाद में पाया गया था, उसके खिलाफ 92% कारगर है। डेल्टा वेरिएंट की म्यूटेशन से बना डेल्टा प्लस वेरिएंट पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और शरीर की इम्यूनिटी को चकमा देता है। ब्रिटेन में इस वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। ऐसे में ब्रिटिश सरकार कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। कोविड की वजह से होता है लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ता है। पहली लहर के समय भी हमें देखने के लिए मिला था, लेकिन इसके साथ ही एक बात यह भी होती है कि उसके आगे का जो समय होता है, यानी लहर के खत्म होने के बाद का जो समय होता है, उसमें क्या रिकवरी हो सकती है। इस बार भी कमोवेश तस्वीर वैसी ही है। कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई करते करते सितंबर तक का समय निकलने की आशंका है, लेकिन इसके बाद यानी अक्टूबर मार्च छमाही में इकोनॉमी बाउंस बैक करने के लिए तैयार नजर आती है। इस बात का भरोसा फिक्की के एक सर्वे में शामिल उद्योगपतियों ने जताया है। सर्वे में दावा किया गया है कि कारोबारियों को इस साल की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार आने का भरोसा है। डिमांड और सप्लाई का संकट भी तब तक सुलझने के आसार कारोबार जगत को है। हालांकि उद्योगपतियों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान संकट से निपटने के लिए उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के दाम तक घटाने पड़े हैं। ऐसे में उद्योगपतियों का मानना है कि देश को कोरोना की अगली लहर के आने से पहले वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेजी से निपटाना चाहिए। इसी के दम पर अर्थव्यवस्था फिर से कोरोना के आगे बेबस नहीं होगी। डिमांड की जो आपूर्ति है वो करना एक चैलेंज रहेगा और सारी इंडस्ट्रीज को एक्चुअली चैलेंज को लुक फॉरवर्ड कर रही है कि हम किस तरीके से इस डिमांड को पूरी करें और डिमांड वापस से मार्केट में आए। डिमांड आएगी, उसके लिए इनकम चाहिए, पैसे चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। गवर्नमेंट ने भी अपने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं कि लिक्विडिटी बनी रहे। इंडस्ट्रीज को भी पैसे दिए हैं, लोन्स दिए हैं, लिमिट्स बढ़वाई हैं। ये पहले भी डिस्कशन होता रहा है और ये आगे भी बहुत जरूरत है इस चीज की। गवर्नमेंट को इसमें सारे कदम उठाने हैं। मुझको ऐसा लगता है एज द टाइम इज प्रोग्रेसिंग
the demand will grow and consumer will come out and consume more services, more products, more items. वैक्सीनेशन जैसे और आगे बढ़ेगा तो इनमें डिमांड और आएगा, जैसे आया था चौथी तिमाही में वैसे ही इसमें भी आएगा। कि कुल मिला के इन सब से मेरा अनुमान है जो रेस्ट्रिक्शन हटाने के कारण, वैक्सीनेशन और तेजी से होने से और जो दूसरी वेव है इसका ढलान होने के कारण, ये तीनों चीजें जब मिलजुल के आएंगी तो इससे आर्थिक गतिविधियों में और तेजी आएगी। अगर बात करें फिक्की के सर्वे में आए नतीजों की तो 58% उद्योगपतियों ने माना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उन्हें भारी संकट का सामना करना पड़ा है। 38% उद्योगपतियों ने व्यापार पर मध्यम असर को स्वीकार किया है, जिससे उन्हें कमजोर डिमांड का सामना करना पड़ा। हालात से निपटने के लिए 56% औद्योगिक यूनिट्स को अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों से भी समझौता करना पड़ा। 43% उद्योगपतियों ने नकदी संकट को बड़ी समस्या माना है। 37% कंपनियों ने माना है कि उनके ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे कामकाज में भारी कमी आई है। ग्रामीण इलाकों ने पिछली बार अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दिया था, लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर में ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण ने अपना कहर बरपाया, जिससे वहां पर भी डिमांड में कमी आई है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही अब कंपनियों को कामकाज में सुधार आने की उम्मीद है। फिक्की के सर्वे के मुताबिक 63% उद्योगपतियों ने माना है कि अगले 2 से 4 महीने में अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और 70% तक कामकाज पटरी पर आ जाएगा। आज तक ब्यूरो। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित होता है। हालांकि ऐसा कुछ लग रहा था कि जब लहर धीरे धीरे कम होने लगी उसके बाद थोड़ा सा रिवाइवल हो सकता है, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से हो नहीं पाया और अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रियल एस्टेट की तरफ से रियायतों की मांग की जा सकती है सरकार से। बीते साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून 2020 में देश के बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में घरों की बिक्री औंधे मुंह लुढ़क गई थी, लेकिन जैसे ही कोरोना की पहली लहर के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ तो फिर घरों की बिक्री में धीरे धीरे सुधार हुआ था। अभी तक इस तरह का दावा केवल निजी रिसर्च एजेंसियों और डेवलपर्स ने ही किया था, लेकिन अब आरबीआई की रिपोर्ट ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। आरबीआई के हाउसिंग प्राइस इंडेक्स यानी एचपीआई में 2020-2021 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च में 2.7% की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक साल पहले यानी जनवरी मार्च 2020 में घरों के दाम 3.9% बढ़े थे। आरबीआई ने 10 बड़े शहरों की हाउसिंग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज से हासिल आंकड़ों के आधार पर ये दावा किया है। इन 10 बड़े शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई शामिल हैं। हालांकि इस तेजी से मौजूदा तिमाही यानी अप्रैल जून में बरकरार रहने का भरोसा नहीं है। दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन से इस साल फिर घरों की बिक्री में कमी की आशंका है और कीमतें भी लुढ़कने के आसार हैं। ऐसे में डेवलपर्स स्टाम्प ड्यूटी समेत कई तरह की रियायतों की सरकार से मांग कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो डिमांड से जुड़े हुए हैं। पहला रीजन ये है कि जो घर से लोग काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम, उसके कारण लोगों को नए घर की जरूरत पड़ना, घर से काम करने के कारण लोगों की सेविंग्स बढ़ना, सो उनका जो घर खरीदने की जो क्षमता है वो बढ़ी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होम लोन के कम हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण लोग बड़ा घर खरीद पा रहे हैं, नए घर खरीदना चाहते हैं। और चौथा जो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, जो स्टैंप ड्यूटी की कटौती हुई है, जिसके कारण 15 से 20% इंक्रीज देखा गया है महाराष्ट्र के अंदर घरों की बिक्री के अंदर। 10 शहरों के औसत में भले ही घरों के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में शहरों में घरों के दाम में बढ़ोतरी और गिरावट का अंतर काफी बड़ा है। बेंगलुरु में एचपीआई 15.7% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं जयपुर में एचपीआई 3.6% लुढ़क गया है। इस अंतर से साफ है कि घरों में दाम की बढ़ोतरी का ये असर महज चंद शहरों के प्रदर्शन के आधार पर दिखाई दे रहा है। ऑफ लेट अगर आप देखेंगे कि कई राज्यों में स्टैंप ड्यूटी में कटौती हुई है बिकॉज ऑफ कोविड वगैरह की वजह से कुछ रिलीफ मिले हैं, तो जरूर ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं। और खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।